देखिए, आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि उद्दीपन का पहचान करने वाली संरचना कहलाती है। यानी वह संरचना जो उद्दीपन को ग्रहण करती है उसे क्या कहते हैं? तो ग्राही अंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्राही अंग यानी रिसिप्टर ऑर्गन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होता है। अब देखते हैं हम 52 नंबर क्वेश्चन। देखिए 52 नंबर क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या है। देखिए मानव मस्तिष्क में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या 12 जोड़ा होता है। कितना होता है? 12 जोड़ा होता है। देखिए दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर क्लास 10th की पूरे ऑब्जेक्टिव को देख सकते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और सोशल साइंस, संस्कृत यानी सभी प्रकार के 10th क्लास के ऑब्जेक्टिव को अपलोड किया गया है और चैप्टर वाइज आप प्लेलिस्ट में जाकर आसानी से देख सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं हम इस क्लास 10th की बायोलॉजी के चैप्टर 2 का और पार्ट्स 2 वीडियो को देखते हैं। ठीक, इसके पहले पार्ट 1 को आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे भी देख लें। ठीक, देखते हैं अब 53 नंबर क्वेश्चन। देखिए 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन संश्लेषण के लिए आवश्यक है। देखिए जब थायराइड ग्लैंड को क्या मतलब थायराइड ग्लैंड को क्या चाहिए थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए, यही क्वेश्चन कह रहा है। तो देखिए थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है आयोडीन। क्या होता है? आयोडीन होता है। अब देखते हैं हम 54 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में किसे आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है? देखिए आपातकालीन हार्मोन एपिनेफ्रिन, एड्रेनलिन और एड्रेनिन, इनमें सभी को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। यानी एपिनेफ्रिन भी है, एड्रेनलिन भी है, एड्रेनिन भी है, इन सभी जो है आपातकालीन हार्मोन कहलाते हैं। देखिए 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा स्रावित हार्मोन है। तो देखिए कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है वहीं आपसे पूछा है। तो प्रोजेस्टेरोन जो होते हैं वो कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा स्रावित होता है। ठीक, देखिए कॉर्पस ल्यूटियम क्या है इसको भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। जब ओवरी में प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में बदलता है, सेकेंडरी फॉलिकल जो होता है वह टर्शियरी फॉलिकल में बदलता है, टर्शियरी फॉलिकल जो होता है वह ग्राफियन फॉलिकल में बदलता है यानी मेच्योर फॉलिकल में बदलता है। और ग्राफियन फॉलिकल से जो सेकेंडरी साइड बाहर निकल जाते हैं, जो अवशेष बचता है उसी को कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। तो देखिए कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन रिलीज होता है। अब देखते हैं हम 56 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि अंडो उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी है। तो अंडो उत्सर्जन के लिए क्या क्या उत्तरदायी होता है? तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होते हैं वह अंडो उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक, यानी एलएच सर्ज जिसको कहते हैं, इसी समय क्या होता है? अंडों का उत्सर्जन होता है। ठीक, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है 57 नंबर कि मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित रहती है? तो मस्तिष्क में जो सूचना रहती है वो आवेग के रूप में संचित रहती है। देखिए आयोडीन की कमी से होने वाले रोग हैं ग्वाइटर, गालकंड, घेघा, ये सभी जो है वो आयोडीन की कमी से होने वाले रोग है। यानी यह एक ही प्रकार के रोग अलग अलग नाम दिया है। अब देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन। मेरु रज्जु सुरक्षित रहता है। तो मेरु रज्जु होता है कशेरुकी दंड द्वारा सुरक्षित रहता है। मेरु रज्जु जो होता है वो कशेरुकी दंड द्वारा सुरक्षित रहता है। देखिए मानव में कपाल तंत्रिकाएं एवं मेरु तंत्रिकाएं बनाती है। कह रहा है जब मानव में कपाल तंत्रिकाएं और मेरु तंत्रिकाएं बनाती है, यानी कपाल तंत्रिकाएं और मेरु तंत्रिकाएं मिलकर क्या बनाती है? तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बनाती है। क्या बनाती है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जो लेंगरहैंस की दीपिकाएं अवस्थित होती है। तो यह अग्नाशय में अवस्थित होती है। लेंगरहैंस की दीपिकाएं जो होती है वह अग्नाशय में अवस्थित होती है। देखिए मस्तिष्क में अनैच्छिक क्रिया का नियंत्रण केंद्र अवस्थित होता है। तो मस्तिष्क में अनैच्छिक क्रिया का नियंत्रण केंद्र कहाँ अवस्थित होता है वहीं पूछ रहा है। तो मस्तिष्क में अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र जो होता है वह मेडुला में अवस्थित होता है। कहाँ पर अवस्थित होता है? मेडुला में अवस्थित होता है। अब देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन। देखिए 63 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है? तो देखिए छींक का आना यह प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। मिठाई देखकर मुंह में पानी आना यह भी प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है।
आँख का झपकना यह भी प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। तो हमारा डी नंबर आंसर सही हो जाता है। इनमें से सभी जो है वो प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन पादप अंग प्रकाश अनुवर्तन को प्रदर्शित कर रहा है। इन कह रहा है जिनमें से कौन वह पादप अंग है जो प्रकाश अनुवर्तन को प्रदर्शित कर रहा है। तो सिंपली देखते हैं कि इनमें जो जड़, देखिए यह प्रकाश अनुवर्तन को प्रदर्शित नहीं कर सकता है क्योंकि यह जल अनुवर्तन को प्रदर्शित करेगा, यानी तो गुरुत्वानुवर्तन को प्रदर्शित करेगा। तौलने का शीर्ष भाग, देखिए तौलने का जो शीर्ष भाग वह प्रकाशानुवर्तन को प्रदर्शित कर सकता है। पत्ती भी प्रकाशानुवर्तन को प्रदर्शित कर सकती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। बी एवं सी दोनों, बी और सी दोनों, यानी तौलने का शीर्ष भाग और पत्ती जो होते हैं वो प्रकाशानुवर्तन को प्रदर्शित कर सकते हैं। 65 नंबर कह रहा है पादपों में वृद्धि संदमन के लिए हार्मोन है। यानी सिंपली यह क्वेश्चन कह रहा है कि वृद्धि को रोकने के लिए, वृद्धि को रोकने के लिए कौन सा हार्मोन है। तो देखिए ए यानी वृद्धि संदमन, यानी वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन जो होता है ए होता है। ऑब्सिसिक एसिड होता है, एब्सिसिक एसिड होता है। 66 नंबर कह रहा है परागन के समय पराग कण से बनने वाली पराग नली की बीजांड में होने वाली गति कहलाती है। तो देखिए रसायन अनुवर्तन गति कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए सही होता है। अब देखिए 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रारोह की अग्रभाग पर संश्लेषित होने वाला हार्मोन है। यानी प्रारोह की अग्रभाग पर संश्लेषित होने वाले हार्मोन के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो देखिए प्रारोह की अग्रभाग पूछा है। तो देखिए अग्रभाग पर संश्लेषित होने वाला जो हार्मोन है वह हमारा हो जाता है ऑक्सीन। क्या होता है? ऑक्सीन होता है। अब देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन। पौधों की जड़ों का गुरुत्वाकर्षण की दिशा में वृद्धि करना कहलाता है। यानी पौधे के जड़ जब गुरुत्वाकर्षण की दिशा में वृद्धि करते हैं उसे गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। अब देखते हैं हम 69 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन को अवरुद्ध करता है। यानी कोशिका विभाजन और कोशिका दीर्घन को अवरुद्ध करता है। यानी ना कोशिका विभाजन होने देता है ना कोशिका दीर्घन होने देता है, यानी इसका अवरुद्ध करता है, उसी को बताना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा ए यानी एब्सिसिक एसिड जो होता है यह उसको रोकता है, ना कोशिका विभाजन होने देता है ना कोशिका दीर्घन होने देता है, जिसके कारण क्या होता है जो पेड़ पौधे होते हैं वो अधिक विकसित नहीं हो पाते हैं, वहीं पर रुक जाते हैं। ठीक, तो ये वृद्धि को रोकता है। बात समझ गए। तो हमारा 69 नंबर क्वेश्चन क्या आंसर हो जाता है? सी नंबर। 69 का क्या होता है? सी नंबर हो जाता है। अब देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। देखिए निम्नलिखित में कौन जीवाणुता को रोकता है एवं क्लोरोफिल को काफ़ी समय तक नष्ट नहीं होने देता है। तो देखिए साइटोकाइनिन जो होते हैं वह जीवाणुता को रोकता है और क्लोरोफिल को काफ़ी समय तक नष्ट नहीं होने देता है, यानी साइटोकाइनिन। ठीक, अब देखते हैं यानी 70 का आंसर हमारा हो जाता है बी नंबर। 71 नंबर क्वेश्चन। पौधों में समन्वय एवं नियंत्रण जंतु से भिन्न होता है क्यों। यानी पौधे का जो समन्वय एवं नियंत्रण होता है वह जंतु से भिन्न होता है क्योंकि पौधे में तंत्रिकीय नियंत्रण का अभाव होता है। तो ये सही है, पौधे में तंत्रिकीय नियंत्रण का अभाव होता है। पौधों में केवल रासायनिक नियंत्रण होता है। तो यह भी सही है, पौधे में केवल रासायनिक नियंत्रण होता है और जंतु में रासायनिक और समन्वय दोनों होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है 71 का। अब देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन। पुनर्भरण क्रियाविधि द्वारा निम्नलिखित में क्या होता है। यानी पुनर्भरण क्रियाविधि द्वारा इनमें से क्या होता है। तो देखिए पुनर्भरण क्रियाविधि में जो यह इस विधि में यह देखा जाता है जो कोई हार्मोन है उसको कब स्रावित होना है और कितनी मात्रा में स्रावित होना है, उसी को पुनर्भरण क्रियाविधि कहते हैं। यानी हार्मोन का मात्रा और समय को नियंत्रण करता है तो उसी को पुनर्भरण क्रियाविधि कहलाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। स्रावित हार्मोन का समय एवं मात्रा का नियंत्रण को ही पुनर्भरण
क्रियाविधि कहते हैं। अब देखते हैं हम 73 नंबर क्वेश्चन। देखिए 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मस्तिष्क द्वारा किया जाने वाला कार्य है। तो देखिए मस्तिष्क द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? आवेग ग्रहण एवं उनकी अनुक्रिया किया जाता है। विभिन्न आवेगों का सहबंधन यह भी किया जाता है मस्तिष्क द्वारा। सूचनाओं का भंडारण भी किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, 73 का डी। जब मस्तिष्क द्वारा कौन सी कार्य? तो तीनों कार्य किया जाता है। देखिए 74 नंबर क्वेश्चन। देखिए 74 नंबर क्वेश्चन है, यह कह रहा है कि ब्रीक नलिका द्वारा लवण के पुनः अवशोषण एवं शरीर में अन्य लवणों की मात्रा का नियंत्रण एड्रिनल ग्रंथि द्वारा स्रावित किस हार्मोन द्वारा होता है? तो देखिए मिनरल कार्टियोवायडस के द्वारा, यानी मिनरल कार्टियोवायडस के द्वारा क्या होता है? ब्रीक नलिका द्वारा लवण के पुनः अवशोषण एवं शरीर की अन्य लवणों की मात्रा का नियंत्रण एड्रिनल ग्रंथि द्वारा स्रावित किस हार्मोन के द्वारा होता है? तो देखिए यही है जो हार्मोन है वह एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है। और यह किसको नियंत्रित करता है? तो यह शरीर से जो लवण के पुनः अवशोषण, यानी कोई भी लवण है उसका अवशोषण कैसे करना है, तो इसी को यह मेनोकॉर्टियोइडल्स हार्मोन जो होते हैं यह नियंत्रित करते हैं। यह किससे निकलते हैं? एड्रिनल ग्रंथि से निकलते हैं। देखिए हमारा अब 75 नंबर क्वेश्चन। 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अनैच्छिक क्रिया का उदाहरण नहीं है? यानी अनैच्छिक क्रिया का उदाहरण नहीं है, यही आपसे पूछ रहा है। तो देखिए मुंह में लार का आना, मुंह में लार का आना। ऑप्शन नंबर बी कर रहा है रक्त दाब बढ़ना। ऑप्शन नंबर सी कर रहा है छींक आना। डी कर रहा है किसी कार्यक्रम के समाप्त होने पर ताली बजाना। तो देखिए अनैच्छिक क्रिया नहीं है ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए अनैच्छिक क्रिया इनमें से डी नंबर जो है यह नहीं है। किसी कार्यक्रम के समाप्त होने पर ताली बजाना यह अनैच्छिक क्रिया नहीं है, बाकी सभी अनैच्छिक क्रिया है। अब देखते हैं हम 76 नंबर क्वेश्चन, नहीं 75 का डी हो जाता है। 75 का क्या होता है? डी। 76 का देखते हैं। कम या अधिक ताप का आभास तथा दर्द और रोने जैसी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। यानी कम या अधिक तापमान है इसका आभास करना या दर्द और रोने जैसी क्रिया का नियंत्रण कौन करता है? तो यही देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए है यह डायनेसेफेलॉन है। बी नंबर पॉन्स है। सी नंबर सेरिब्लम है। डी नंबर मेडुला है। तो देखिए तापमान और रोने जैसी और दर्द की क्रिया को यह मेडुला जो होता है वो नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है? मेडुला। तो हमारे 76 का डी नंबर आंसर हो जाता है। देखिए अब 77 में पादप हार्मोन कहलाते हैं। यानी पादप हार्मोन जो होते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो पादप हार्मोन एंजाइम, फेरोमोन, टाइ फाइटो हार्मोन, इनमें से सभी। यानी पादप हार्मोन को एंजाइम भी कह सकते हैं। फे फोरमेन यानी फेरोमोन लिखा है हिंदी में। सी नंबर कह रहा है फाइटो हार्मोन भी कहते हैं। इनमें सभी। तो हमारा 77 का है जो आंसर हो जाता है वह सी नंबर होता है। फाइटो हार्मोन कहते हैं। यानी पादप हार्मोन को फाइटो हार्मोन कहते हैं। पादप हार्मोन को क्या कहते हैं? फाइटो हार्मोन कहते हैं। ठीक। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाता है। अब देखते हैं 78 नंबर क्वेश्चन। देखिए 78 नंबर क्वेश्चन है। 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि छुई मुई पौधे में गति होती है। छुई मुई पौधे में गति होती है। तो छुई मुई पौधे में जल की मात्रा में परिवर्तन से गति होती है। जल की मात्रा में परिवर्तन से गति होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाता है। 78 का ए। देखिए 69 का क्या है? शरीर का संतुलन बनाए रखना है। शरीर का संतुलन बनाए रखना है। यानी शरीर का संतुलन बनाए कौन रखता है, यही पूछ रहा है आपसे। यानी 79 नंबर का जो आंसर होगा वो ये होगा सेरिबेलम जो होता है शरीर का संतुलन बनाए रखता है। सेरिबेलम जो होते हैं वो शरीर का संतुलन बनाए रखता है। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है। यानी किशोरावस्था में जो शरीर में परिवर्तन होता है उसका कौन कारण है, यही आपसे पूछा है। तो देखिए, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, यानी मेल में टेस्टोस्टेरोन और फीमेल में एस्ट्रोजन जो होते हैं वो किशोरावस्था में होने वाले शरीर परिवर्तन का कारण होते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, ई और बी दोनों। 81 नंबर को है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। यानी मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो न्यूरॉन जो होती है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। आंसर नंबर सी हो जाता है। अब देखते हैं 82 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? यानी इनमें से कौन सा हार्मोन है जो पादप हार्मोन नहीं है? देखिए, ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और ऑब्सेसिक एसिड, ये चारों को तो याद रखना है, ये पादप हार्मोन है, लेकिन कौन नहीं है आपसे पूछ रहा है। तो हमारा आंसर नंबर टी हो जाता है, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो होता है वह पादप हार्मोन नहीं है। ठीक, यानी 82 का क्या आंसर हो जाता है? डी नंबर, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। 83 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, बीजांड की ओर प्रागनलिका की वृद्धि का कारण होता है। कह रहा है जी, बीजांड की ओर प्रागनलिका की वृद्धि का कारण होता है, यानी किसके कारण यह नलिका जो होती है वह बीजांड की ओर वृद्धि करती है। यानी प्रागनली बीजांड की ओर वृद्धि करती है। तो देखिए 83 का हमारा आंसर बी हो जाता है, केमोट्रॉफिन के द्वारा क्या होती है, जो बीजांड की ओर प्रागनली वृद्धि करती है। तो हमारा 83 का आंसर हो जाता है बी नंबर, क्रोमेटोफिज्म के द्वारा होती है। देखिए 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। यानी कौन रक्त में शर्करा को नियंत्रित करता है? इंसुलिन जो होता है वह रक्त में शर्करा को नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, इंसुलिन। देखिए 85 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? यानी मानव शरीर में जो सबसे लंबी कोशिका है वह होती है तंत्रिका कोशिका होती है, वह सबसे लंबी कोशिका होती है। अब देखते हैं 86 नंबर, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? यानी इनमें से कौन सी बीमारी है जो श्वसन से संबंधित होती है? तो वह निमोनिया है। निमोनिया क्या है? श्वसन से संबंधित होती है, हमारे शरीर में रक्त की कमी के कारण होता है। ठीक, जो हीमोग्लोबिन होते हैं, रक्त की जब कमी हो जाएगा तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को नहीं ढोएंगे, तो यह श्वसन से संबंधित बीमारी है, निमोनिया। ऑप्शन नंबर बी। 87 नंबर कह रहा है एंड्रोजन है। यानी एंड्रोजन क्या है? तो देखिए, एंड्रोजन नर हार्मोन होते हैं। क्या होते हैं? नर हार्मोन। तो ऑप्शन नंबर ए सही होता है, एंड्रोजन नर हार्मोन होते हैं। देखिए 88 नंबर, रुधिर चाप नियंत्रित होता है। यानी रुधिर चाप जो है, यानी रक्त की जो चाप है वह नियंत्रित होता है, तो एड्रीनल द्वारा नियंत्रित होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाता है, एड्रीनल द्वारा। रुधिर चाप नियंत्रित होता है एड्रीनल द्वारा। देखिए 89 नंबर क्वेश्चन है, यानी 89, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। देखिए टेस्टोस्टेरोन किससे स्रावित होता है? तो वृषण से स्रावित होता है, यानी टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव मस्तिष्क का औसत भार होता है। यानी मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? तो 1.4 kg हमारा एग्जैक्ट सही है कि यह लगभग 1.5 kg होता है मानव मस्तिष्क का औसत भार। यानी 1.3 से 1.7 तक भी हो सकता है, तो 1.4 हमारा सही हो जाएगा। देखिए तो 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। 91 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं जी, लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? यानी लेटेक्स जो होते हैं वह कहाँ पाए जाते हैं? देखिए, तो लेटेक्स जो होते हैं वो पीपल में भी पाए जाते हैं, पीला कनेर में भी पाए जाते हैं, बरगद में भी पाए जाते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, लेटेक्स जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? तो इन सभी में पाए जाते हैं लेटेक्स। ठीक, अब 92 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 92 नंबर क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? तो हार्मोन को रासायनिक दूत कहा जाता है, हम पहले भी देख चुके हैं। यानी हार्मोन को रासायनिक दूत कहा जाता है। देखिए अब 93 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन हेट्रोकाइन ग्रंथि है? यानी हेट्रोकाइन का मतलब कि विभिन्न प्रकार के उनसे हार्मोन स्रावित होते हैं। तो वही कह, निम्न में से कौन हेट्रोक्राइन ग्रंथि है? तो वृषण जो होते हैं वह हेट्रोक्राइन ग्रंथि होते हैं। ठीक, तो हमारा 93 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। और यहाँ पर हमारा क्लास 10 की चैप्टर 2 की ऑब्जेक्टिव जो है वो समाप्त होते हैं। अब इसके आगे देखेंगे और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत ही धन्यवाद। ठीक।